हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के 7.3 को पढ़ाने वाला हूँ। 7.3 में खाता बही का महत्व तथा लाभ दिया हुआ है। तो खाता बही के महत्व तथा लाभ में कुल जो टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक है 9 टॉपिक हैं। इन्हीं 9 टॉपिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति। संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति आपको कैसे होगा? तो खाता बही में आपको संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति किसी व्यक्ति, वस्तु तथा आय व्यय से संबंधित खाते की जानकारी को एक स्थान पर रखा जाता है और इस एक स्थान पे रखने वाले जानकारी को कहाँ पे रखा जाता है? खाता बही में। तो खाता बही से हमें संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। ठीक है, ये पहला टॉपिक आपको समझ में आया। दूसरा टॉपिक पे आते हैं। दूसरा समय की बचत। यहाँ भी लिखा हुआ है। तो समय की बचत, समय की बचत कैसे होगा खाता बही बनाने से? तो खाता बही में ऐसी सूचनाओं को शीघ्र ही प्राप्त करना आसान होता है जिससे समय की बचत होती है ना। मतलब हम कुछ ऐसी जानकारी को रख सकते हैं जिससे हमारा क्या होगा? समय की बचत होगी। अब वो जानकारी क्या होगा भाई? हो सकता है आपने कोई सामान खरीदा है, बेचा है, इसकी जानकारी है ना। खाता बही में वही चीज़ तो रखा जाता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, उसकी जानकारी रखा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? समय की बचत होता है। ठीक है, आगे देखो। तीसरा, सौदे को देखने में सुविधा। अब सौदों को देखने में किस प्रकार से सुविधा होता है खाता बही बनाने से? तो खाता बही बनाने से सौदे उनमें संबंधित खातों में देखकर किसी भी सौदे की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती। जैसे आज आपने ट्रांजैक्शन किया है या नहीं, ये उस खाता में रहता है डेट टू डेट, है ना। जैसे बैंक जाते हो तो बैंक में रहता है। तो यही है, सौदे को देखने में सुविधा। गणितीय शुद्धता की जांच। गणितीय शुद्धता की जांच देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गणितीय शुद्धता की जांच। तो गणितीय शुद्धता की जांच में खाता बही की सहायता से तलपट बनाकर लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना सुविधाजनक होता है। पांचवा, अंतिम खाते का आधार। खाता बही से खातों के शेष प्राप्त कर तलपट बनाया जाता है तथा तलपट के आधार पर अंतिम खाते। इस तरह खाता बही अंतिम खाते बनाने का आधार होता है। फिर छठवा है लेनदारों देनदारों का ज्ञान। खाता बही की सहायता से व्यापार में लेनदारों तथा देनदारों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो भुगतान करने तथा प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। बैंक में जाओगे तो एक लेनदार रहेगा, एक देनदार रहेगा। जब आप पैसा जमा करने जाते हो और पैसा निकालने जाते हो, ठीक है, तो ये वही प्रक्रिया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसे हम बिजनेस के रूप में देखेंगे तो कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं और उसके जगह में हम सामान देते हैं। तो ये इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। सातवां, संपत्ति की जानकारी। व्यापार में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का उपयोग किया जाता है, अतः खाता बही से व्यापार में उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो खाता बही बनाने से क्या क्या लाभ है ये यहाँ पे बताया जा रहा है ना। ये तो सारे लाभ है, समझो। लाभ और महत्वपूर्ण इन दोनों को यहाँ पे बताया जाए। आगे देखो, आठवां, व्यापारिक व्ययों की जानकारी। व्यापार में प्रतिदिन व्यापार संचालन के लिए अनेक व्ययों का भुगतान करना पड़ता है। परिणामतः व्यापार की बचत घटती है। खाता बही में रखे गए व्ययों के खाते देखकर व्यापारी अपने खर्चों को नियंत्रण करता है। नौवां है न्यायालय में प्रमाण। न्यायालय में किसी वित्तीय विवाद के उत्पन्न हो जाने पर खाता बही प्रमाण स्वरूप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद खाते का प्रारूप देखो जो 9 टॉपिक था खाता बही का, है ना, उसमें महत्व और लाभ दोनों था, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे खाता बही के जो प्रारूप है उसको देख लेते हैं। मतलब खाता का प्रारूप तो किस प्रकार से रहता है खाता के प्रारूप। तो देखो, खाता का नाम रहेगा, है ना। यहाँ पे श्री लिखा है तो किसी का नाम आएगा खाता से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये विकलन है जिसे हम डेबिट कहते हैं, ये समाकलन है जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। 2 पक्ष दिए हुए हैं। एक पक्ष जो डेबिट के साइड है उसमें दिनांक, विवरण, पृष्ठ संख्या, राशि दिया है। 4 ही पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, दिनांक, डेट, विवरण, पार्टिकुलर दिया हुआ है। और ये पृष्ठ संख्या नहीं, ये है पंजी पृष्ठ संख्या है। ठीक है, यहाँ पे जो ये मैं बोल रहा हूँ पृष्ठ संख्या, ये पंजी पृष्ठ संख्या है। ठीक है, जिन्हें हम जनरल फोलियो कहते हैं। ठीक है, जनरल फोलियो, अंग्रेजी में हम इसे जनरल फोलियो कहते हैं। ये अमाउंट है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी वही सारे खाने दिए हुए हैं।
तो ये सिंपल है, सिर्फ अभी यहाँ पे बताया गया है कि खाता का प्रारूप इस प्रकार से रहेगा। अब देखते हैं खाते के प्रारूप में खाते का नाम रहेगा पहले, ठीक है। नाम किसका रहेगा भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, जिसका खाता खोला जाता है उसका नाम पृष्ठ के मध्य में ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि रोकड़ खाता, पूंजी खाता, वेतन खाता, ठीक है। कौन से खाता है, पूंजी खाता, रोकड़ खाता या वेतन खाता। इसके बाद दूसरा है दो पक्षों में विभाजन। दो पक्षों में विभाजन, एक तो डेबिट पक्ष है, एक क्रेडिट पक्ष है ना, तो दो पक्षों में विभाजन इसी प्रकार होगा। डेबिट पक्ष को हम क्या कहेंगे, विकलन, और क्रेडिट पक्ष को क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे, ठीक है। इसको दो भागों में रुपया के बाद बांटा गया है ना। आगे देखो, प्रत्येक पक्ष के खंड, दोनों पक्ष के खंड को देखा जाए तो दोनों पक्ष के खंड में चार एक समान चार खंड होते हैं, जैसे तिथि, दिनांक दिए, विवरण, पंजी पृष्ठ, पृष्ठांक दिए मतलब पृष्ठ संख्या है, और एक रकम रहता है, राशि। इसके नीचे में जस्ट मतलब उसके स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसमें दिनांक रहता है, ठीक है, तिथि। तो जिस तिथि के लेन देन होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे विकलन दिया हुआ है, तो अंग्रेजी में विकलन को हम क्या कहते हैं, देखो इसमें विकलन और समाकलन दोनों नहीं, यहाँ पे क्या दिया, विवरण है ना, विवरण वाले हैं। तो इसमें लिखा क्या जाता है, जब भी हम लिखते हैं तो एक तो होता है डेबिट पक्ष, है ना, तो डेबिट पक्ष में हम हमेशा से उपयोग करते हैं, से या टू को, देखो। और जब हम क्रेडिट पक्ष का उपयोग करते हैं तो बाई या को का उपयोग करते हैं, और अक्सर हम ये करते आ ही रहे हैं, है ना। जितने भी प्रश्न हैं उन सभी में मैंने आपको बताया है कि हिंदी में हम उसे से कहेंगे या टू लगा देते हैं डेबिट पक्ष में, और जब हम क्रेडिट करते हैं तो उस समय को या अंग्रेजी में बाई लगा हुआ देखे भी हैं, ठीक है। आगे आपको ये और देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे है पंजी पृष्ठांक, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल फोलियो, है ना, जनरल फोलियो। तो ये जनरल फोलियो क्या होता है, इस खंड में प्रारंभिक पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक लिखा जाता है जहाँ व्यवहार की पंजी की गई है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है राशि। संबंधित खाते की राशि को इस खंड में लिखा जाता है। इस खंड में रुपये व पैसे के लिए अलग अलग खंड किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, देख सकते हो। एक खंड जो है ये रुपया का, एक खंड है पैसे का, दोनों में ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे देखो संक्षिप्त शब्द हैं, इसको देखने की ज़रूरत तो नहीं है संक्षिप्त शब्दों को, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है पढ़ते पढ़ते हमें ऐसे ही याद हो जाता है ना। डी आर मतलब डेबिट, विकलन, ये तो पता है। सी आर मतलब क्रेडिट, समाकलन, ये भी आपको पता होगा। सी डी में थोड़ा सा दिक्कत है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लाया गया कहते हैं ना। तो सी डी को लाया गया हिंदी में कहते हैं, जिसे नीचे लाया गया अंग्रेजी में हम कैरिड डाउन कहते हैं, ठीक है। बी डी को ले गया कहते हैं, ठीक है, लाया गया के बाद ले गया, जिसे हम ब्रॉस डाउन कहते हैं। सी एफ को कैरिड फॉरवर्ड कहते हैं, आगे ले गया, ठीक है। बी और यहाँ पे एफ दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं ब्रॉथ फॉरवर्ड कहते हैं, आगे लाया गया। ए सी अकाउंट, इसका मतलब आपको पता है लेखा, है ना, या खाता। जे एफ जनरल फोलियो, पंजी पृष्ठ संख्या को कहते हैं। एल एफ लेजर फोलियो, जिसे हम लेखा पृष्ठ संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे पृष्ठांक या पृष्ठ क्रमांक लिखना दिया हुआ है, ये क्या होता है, देखो नकल बही तथा खाता बही दोनों के प्रारूप में पृष्ठ क्रमांक हेतु एक एक स्तंभ निर्धारित रहता है। नकल बही में खाता पृष्ठ संख्या तथा खाता बही में पंजी पृष्ठांक के नाम से ये स्तंभ रखे जाते हैं। इस स्तंभ का प्रयोग परस्पर हवाले के लिए किया जाता है, अर्थात जब नकल बही या अन्य किसी सहायक बही में सौदे का लेखा किया जाता है तब उस सौदे से प्रभावित खाते के सम्मुख निर्धारित स्तंभ में खाता बही उस पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है जिस संख्या पर प्रभावित खाता खोला गया है। इसी तरह खाता बही में नकल बही या सहायक बही की उस पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है जिस पृष्ठ संख्या पर वह खाता दर्ज किया जाता है। अतः नकल बही से खाता बही में तथा खाता बही से नकल बही या सहायक बही में परस्पर पृष्ठ संख्या को अंकित करना ही पृष्ठांक कहलाता है। जैसे एक सौदे का लेखा नकल बही में 21 पृष्ठ पर किया गया है और इसकी खतौनी खाता बही में 42 पृष्ठ पर की गई है, तो नकल बही के पृष्ठ खंड 42 व खाता बही के पृष्ठ संख्या स्तंभ 21 पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी।
ये एक प्रकार के एग्ज़ाम जैसा, एग्ज़ाम जब दिलाने जाते हो तो देखना आपको जो OMR सीट मिलता है ना, तो OMR सीट में आप लोग क्या लिखते हो, जो आपको प्रश्न पत्र मिला रहता है, प्रश्न पत्र के सेट को लिखते हो ना, या फिर अगर उसमें क्रमांक दिया रहता है तो क्रमांक को लिखते हैं। अभी आपको जो 12वीं है उसमें वो देखने को नहीं मिलेगा, कॉलेज के एग्ज़ाम में आपको पृष्ठ संख्या देखने को मिलेगा। कॉलेज नहीं, जैसे आप नौकरी के लिए दिलाओगे ना, तो उसमें OMR सीट होता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है उसमें जो नंबर रहता है उसको आपको आंसर शीट में लिखना होता है, और आंसर शीट के नंबर को आपको कहाँ पे लिखना होता है, जो प्रश्न पत्र दिया है उसमें। तो इसमें भी वही कहा गया है। इसके बाद पृष्ठांक से लाभ, पृष्ठांक से लाभ देख लेते हैं। तो नकल बही तथा खाता बही की परस्पर पृष्ठ संख्या को लिखने से एक व्यापारी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ है, नकल बही में खाता बही की पृष्ठ संख्या न होने पर यह ज्ञात हो जाता है कि संबंधित सौदे को खाता में नहीं खताया गया है, अतः भूल शीघ्र से ही सुधारी जा सकती है। दूसरा है, आवश्यक होने पर खाते का विवरण नकल बही में तथा नकल बही का विवरण खाता बही में सरलता से देखा जा सकता है। तीसरा है, खाता बही के खाते की राशि का नकल बही में दर्ज प्रविष्टियों की राशि से मिलान कर त्रुटि की आशंका को समाप्त किया जा सकता है। चौथा है, पृष्ठ संख्या का लिखना परस्पर संदर्भ का कार्य करता है। इसके बाद खतौनी देखने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा अगला जो टॉपिक है 7.4, उसमें दिया हुआ है खतौनी। ये खतौनी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो नकल बही या अन्य सहायक बहिये के आधार पर खाता बही में खोले गए खातों में प्रविष्टियों को दर्ज करना ही क्या कहलाता है, खतौनी कहलाता है। अर्थात खाता बही में किया गया लेखा कार्य ही खतौनी है। खतौनी करने के नियम, तो खतौनी करने के कुछ नियम है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुल 9 नियम बताया गया, देखो साइड में यहाँ पे दिया हुआ है 9 नियम। इसमें खतौनी का सबसे पहला आधार दिया होता है। तो ये आधार क्या है, तो खतौनी का जो आधार है, खाता बही में खतौनी प्रारंभिक लेखों की बहियों के आधार पर की जाती है, जैसे नकल बही या अन्य सहायक बही या क्रय बही या विक्रय बही होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो पृथक पृथक खाते खोलना, खतौनी करने के पूर्व व्यवहारों से संबंधित व्यक्ति वस्तु तथा आय व्यय हेतु अलग अलग खाते खोलना चाहिए कह रहे हैं। तीसरा है, एक नाम का एक ही खाता, खाता बही में एक नाम का एक ही खाता होना चाहिए, अतः खातों को खोलते समय यह ध्यान में रखना अति आवश्यक है, यदि एक नाम के 2 व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ उसके पते लिख देना उनमें भिन्नता के लिए आवश्यक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी बता दिया है। ठीक है, ब्रह्मानंद दिल्ली वाले का खाता, तो ब्रह्मानंद राजनांदगांव वाले का खाता, इस प्रकार से। संबंधित खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी करना, नकल बही में खाते का जो पक्ष प्रभावित हुआ है उस खाते के उसी पक्ष में खतौनी की जाती है। नकल बही में किसी खाते को डेबिट किया गया है तो खाता बही में उसी खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी की जाएगी। इस तरह खाते के क्रेडिट पक्ष प्रभावित होने पर खाते के क्रेडिट पक्ष में ही खतौनी की जाएगी कह रहे हैं। इसके बाद 5वां है, खाते के प्रभावित पक्ष में दूसरे खाते का नाम लिखना। जिस खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी की जानी है उस खाते के विवरण स्तंभ में उससे संबंधित विपरीत पक्ष को प्रभावित करने वाले खाते का नाम लिखा जाता है। जैसे क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाता क्रेडिट होने पर क्रय खाता के डेबिट पक्ष में और रोकड़ खाता तथा रोकड़ खाते के क्रेडिट पक्ष में क्रय खाता लिखा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे से का भी प्रयोग बताया गया है ना। 6वां जो पॉइंट है उसको देखो, से टू को बाई शब्द का प्रयोग। तो डेबिट जो
पक्ष होता है उस पक्ष में से और टू का प्रयोग किया जाता है और क्रेडिट पक्ष में बाई या को का प्रयोग किया जाता है। सातवां, पृष्ठ संख्या लिखना। खाते के पृष्ठ संख्या स्तंभ से संबंधित खाते की प्रविष्टि नकल बही के जिस पृष्ठ पर की गई है उस पृष्ठ की संख्या को लिखना चाहिए कह रहा है। आठवां, खाते में संबंधित खाते का नाम कभी कभी नहीं लिखना चाहिए। जिस खाते में खतौनी की जाती है उस खाते में उसी खाते के नाम से लेखा करना चाहिए। दिनांक तथा राशि। प्रत्येक लेखे की तिथि व उसकी राशि लिखते समय पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दिनांक गलत लिखने पर व्यवहार भ्रम होता है तथा राशि में त्रुटि होने पर तलपट जो इसके पश्चात तैयार किया जाता है का मिलान नहीं हो सकता। अब आते हैं खतौनी का एक क्रियात्मक स्पष्टीकरण देखते हैं जो नकल बही के माध्यम से बताया गया है। अब यहाँ पे जो खाता पृष्ठ संख्या है ना, जिसे हम लेजर फोलियो कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे नकल बही बनाया गया है ना, जिसमें सबसे पहले क्या किया गया, दिनांक दिया गया है। जिस डेट में जो खरीदी या फिर कह सकते हो कि अब खरीदी मान लो, खरीदी उरीदी जो भी हुआ होगा, जिस डेट में हुआ है ना, तो उस डेट को यहाँ पे लिखना होता है। फिर विवरण, इसे अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर्स कहते हैं, ठीक है। तो रोकड़ खाता, ये डेबिट हो रहा है ना, विकलन हो रहा है, क्या रोकड़ खाता हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, विकलन की बात कर रहा है, डेबिट की बात कर रहा है। मतलब ये किस पक्ष में लिखा जाता है, मैंने पहले ही बताया था, जब भी अगर डी आर आता है तो विकलन के साइड में लिखा जाता है। और सबसे पहले अगर आपके हाथ में पैसा आता है तो ये रोकड़ खाता कह रहा है, मतलब पैसा है आपके हाथ में, तो हाथ में पैसा है मतलब वो विकलन ही रहेगा, है ना। तो सबसे पहले विकलन ही होता है। तो यहाँ पे विकलन टॉपिक बता दिया कि रोकड़ खाता विकलन के साइड से संबंधित है। और खाता पृष्ठ संख्या यहाँ पे बता दिया है 1, ठीक है। खाता पृष्ठ संख्या क्या है, 1 है। और विकलन के साइड में मतलब जो डेबिट के साइड है, सबसे पहले डेबिट होगा, तो 50,000 रुपया उसके हाथ में है, ठीक है। और ये बिजनेस कितने से कर रहा है, तो ये बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस के लिए पैसा तो लाया होगा, जिसे हम पूंजी खाता से लाते हैं ना, पूंजी खाता से। तो पूंजी खाता से लाया गया है, तो ये अंग्रेजी में इसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और 50,000 रुपया, ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया। तो रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, तो ये जो होता है ये तो सिर्फ हेडिंग है ना, ये हेडिंग होता है। मेन जो कार्य हुआ है यहाँ पे 2 कार्य हुए हैं, पहला दूसरा। जो रोकड़ खाता से 50,000 रुपया इन्होंने डेबिट किया है ना, और पूंजी खाता से, और ये पैसा कहाँ आया, पूंजी खाता से। हो सकता है इन्होंने अपने बैंक अकाउंट से निकाला, तो बाद में क्रेडिट को लिखा जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, नकल बही वाले जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा और मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, है ना। चलो आगे देखो। इसके बाद यहाँ पे आते हैं रोकड़ खाता पे। देखो अगला जो टॉपिक है ये रोकड़ खाता है। जब रोकड़ खाता बनाया जाता है तो इसके 2 पक्ष अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक पक्ष समाकलन में बढ़ जाता है और एक पक्ष विकलन में बढ़ जाता है ना। इससे पहले नकल बही में सिर्फ एक ही पक्ष थे, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही में थे ना, जिसमें क्रेडिट भी होता था डेबिट भी होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रेडिट को अलग लिखा जा रहा है, डेबिट को अलग लिखा जा रहा है। इसके 5 नहीं 4 भाग है ना, 4 भाग इसके हैं। तो आप देख सकते हो डेट यहाँ पे दिया है पूंजी खाता से, ठीक है। पूंजी खाता से अलग ले आया जा रहा है, इसको अलग कर रहा है, डेबिट साइड को अलग कर रहा है, ठीक है। तो डेबिट साइड को अलग कर रहा है तो पूंजी खाता से, ठीक है, जिसे हम रोकड़ खाता कहते हैं। तो रोकड़ खाता की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, पूंजी खाता को डेबिट के साइड में कर दिया गया है, डायरेक्ट पूंजी खाता। जबकि इसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड से लिया जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, यही अंतर अब आपको देखने को मिलेगा। जो 1 से 6 अध्याय हमने मतलब जो 1 से 6 अध्याय जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, उन अध्यायों में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो खाता बही है इसमें आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना मिलता जुलता और थोड़ा अलग ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे रोकड़ खाता ना लिख के डायरेक्ट पूंजी खाता कर दिया है। और अब अगर आपको देखना है तो इसका स्पष्टीकरण में देखो, यहाँ पे देखो ये तो नकल बही का टॉपिक है ना। तो नकल बही के टॉपिक को देखो, जो पूंजी खाते से है उसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे ला दिया है और डेबिट के साइड में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया भी गया है कि ये विकलन के साइड में हो रहा है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है
कि ये डायरेक्ट किस साइड में आ गया है, ये सब डेट देखो, डेट टू डेट है ना, ये डेट आ गया है पूंजी खाता से, तो सीधा पूंजी खाता को कहाँ पे ला दिया, विवरण वाला टॉपिक है उसी में तो रहेगा, लेकिन कहाँ पे रहेगा, डेबिट के साइड में, है ना। पृष्ठ संख्या देख सकते हो, यहाँ पे 2 था लेकिन 2 नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे एक काम हो रहा है तो 1 लिखोगे, ठीक है। 50,000 रुपया जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ गया है, और ये वाला लाइन पूरा क्या हो गया, क्रेडिट वाला खाली हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया, क्रेडिट वाला पूरा का पूरा खाली हो गया। इसके बाद पूंजी खाता देखो, अब पूंजी खाता आते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पूंजी खाता है ना, ये जो रोकड़ खाता है इसी को पूंजी खाते के रूप में बांटा गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब जब क्रेडिट होगा, क्रेडिट है ना, अभी हमने क्या किया था, रोकड़ खाता बनाया। अगर हम पूंजी खाता बनाते हैं, ठीक है, रोकड़ खाता बनाया, देखो ये जो रोकड़ खाता है इसी को उठा के यहाँ पे देखो, ध्यान देना ना, ये रोकड़ खाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर आप इसको एक बार समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये रोकड़ खाता है, तो रोकड़ खाता में ये जो पूंजी खाता है इसको लाया गया है और डेबिट के साइड में लिखा गया है, ठीक है। अगर मैं इसको पूंजी खाता में लिखता हूँ, रोकड़ खाता की जगह मैं डायरेक्ट पूंजी खाता में, तो ये किस साइड में जाएगा, सीधा क्रेडिट के साइड में, ठीक है। तो ये पूंजी खाता का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा देखो कहाँ पे आ गया, पूरा का पूरा क्रेडिट के साइड में, समाकलन के साइड में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि खतौनी जब कर रहे हैं तो नकल बही में देखो इसको इस प्रकार से लिखना है, मतलब यहाँ पे विकलन है, यहाँ पे समाकलन है, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट है ना। लेकिन जब आप इसके भागों को अलग अलग करते हैं, जैसे रोकड़ खाता बनाते हो तो डेबिट के साइड में ये पूरा मामला लिखना है, ठीक है। रोकड़ खाता में अगर इसी को अगर आप पूंजी खाता बनाते हो तो ये पूरा का पूरा टॉपिक किस साइड में लिखा जाएगा, समाकलन के साइड में लिखा जाएगा। बस इतना ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो टॉपिक है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।